नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कोरोना काल में किसान बरते हैं विशेष सावधानियां। आधुनिक तकनीक से करें सब्जियों की खेती। किसान भाइयों, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और किसान खेती बाड़ी के काम में लगे हैं, तो किसानों को चाहिए कि इस महामारी को देखते हुए खेती के कार्यों में विशेष सावधानी रखें। तो किसान भाई क्या क्या सावधानियां रखें, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान भाइयों राम राम। देखिए, आज हम जो इस समय हमारे देश में, पूरे देश में महामारी वायरस जो कोरोना वायरस के रूप में फैल रहा है, कोविड-19 और कोरोना वायरस, पता नहीं कितने कितने नामों से लोग इसको पुकार रहे हैं। हर एक कार्य के लिए कि अगर आपको कटाई करनी है तो प्रत्येक जो कटाई करने वाला मजदूर है या आपके परिवार के स्वयं के लोग भी यदि हैं, मास्क पहने। हर आधे एक घंटे के अंदर अपने हाथों को साबुन से आप बार बार धोइए। साथ ही साथ कम से कम 2 गज की दूरी, 6 से 7 फुट तक का जो आपका एरिया आता है, उस एरिया को छोड़ करके कटाई के लिए किसान भाई लगें, ताकि वो ये जो वायरस है इसका आपका इन्फेक्शन अगर यदि किसी एक में है तो दूसरे तक नहीं पहुंचे। साथ ही साथ अब भी इसका चूंकि प्रकोप कम तो नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि आप लोग इससे सावधानी नहीं बरतेंगे, 2 गज की दूरी अगर नहीं बना करके रखेंगे, तो मान करके चलिए कभी भी घर में दस्तक दे सकता है। आप बाहर अगर जा रहे हैं तो मास्क आपको लगाना अति आवश्यक है। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें, ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, जिन किसान भाइयों के पास में विशेषकर अगर सामान्य फसलों के अलावा हम सब्जियों वगैरह की बात करते हैं, सब्जियों के अंदर जब तक आपको बाहर से मजदूर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से एक विशेष गुजारिश है कि बाहर से आए हुए मजदूर जो कि अगर क्वारंटाइन रह करके और सेफ नहीं हुए हैं, तब तक कृपया करके उनको अपने यहाँ खेतों पर आप ना बुलाएं। और यदि किसी कारणवश मान लीजिए कोई आ भी जाता है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। जिस समय भी आप बुआई करें, आप हाथों को पुनः बार बार हाथों को साबुन से रगड़ रगड़ करके 10 से 20 सेकंड कम से कम लगातार धोएं। तत्पश्चात हर आधे घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर आप हाथ को वापस से धुलवाएं। किसी भी प्रकार का कार्य करते समय अपने आँख, नाक और मुंह तक अगर हाथ को लेकर के जाता है कोई मजदूर, तो उसको मेहरबानी करके कह दें कि आप भैया आप रहने दीजिए, आप बाहर ही रहिए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में ये वायरस अगर प्रवेश कर गया तो वो निश्चित रूप से घातक सभी के लिए साबित हो सकता है। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने, काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फसलों की चाहे आप बिजाई करें, चाहे जुताई का कार्य करें, चाहे उसमें आप फर्टिलाइजर डलवा रहे हैं, सभी की एक निश्चित दूरी बना करके 6 फुट या 2 गज की जो दूरी है उसको मेंटेन करें। साबुन से हाथ धुलवाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहन के रखें। हो सके तो सिर को भी किसी कपड़े से बांध करके कार्य करें, क्योंकि कोरोना की, इसकी वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बनी है।
तो बचाव ही इसका एकमात्र कारगर उपाय है। अपने आप को बचाइए और साथ ही अपने परिवार, अपने गांव, अपने क्षेत्र को भी इस वायरस जनित बीमारी से बचाने का कार्य करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कल किसान आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर खेती करने लगे हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि इन उन्नत तकनीकियों से कम समय में आसानी से खेती की जा सकती है। तो किसान सब्जियों की आधुनिक तकनीकियों से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी गढ़वाल से। की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियाँ अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। दूसरा ये हुआ कि हम ये अभी इस समय पर मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्च क्या काम करता है कि एक तो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, दूसरा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है। लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर ने ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है, बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल, और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितने दूर में ज़रूरत होती है उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जियों की खेती करते हैं तो कम मजदूरी खर्च में समय पर बुआई करके फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। फसलों में रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान विभिन्न दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन रोगों के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी जिला जयपुर के किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो ट्राइकोडर्मा का फसलों में उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में आधुनिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है दिनों दिन। तो आधुनिक खेती का मतलब एक तो प्रोडक्शन ज्यादा होने के साथ साथ में एक प्रोडक्शन शुद्ध भी होना चाहिए, जो इंसानों के लिए खाने में किसी तरह का रासायनिक दुष्प्रभाव न करे। तो इसलिए आधुनिक खेती में एक जैविक जो कल्चर होते हैं उनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसान भाई फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिससे उपज की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ इन रोगों के नियंत्रण पर दवाओं का खर्च भी अधिक लगता है। इन सब से बचने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आप फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है जो मृदा जनित रोगों को रोकता है। इसका प्रयोग कई फसलों में कर सकते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, कपास, सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, केला, राजमा, गोभी, मटर, सूरजमुखी इत्यादि। ये ट्राइकोडर्मा का होता है जो मुख्य रूप से फफूंदीनाशक के रूप में किसान उसको काम में लेते हैं। को बाजार में खरीदने के बाद में हम घर लाके उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका कल्चर का, और डेवलपमेंट करने के बाद में उसको हम खेती के उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग करने का दो तरह का तरीका होता है हमारा। एक होता है बेसल डोज में काम में लेना, जो बेड बनाते वक्त उसको काम में लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है ड्रिप के थ्रू उसमें फसल में अप्लाई करने का। तो इसको हम घर लाने के बाद में दो तरह से उसको डेवलप करते हैं। एक होता है पानी में सीधा उसको डेवलप करना, और दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट या गले सड़े खाद में उसको डेवलप करना। पानी में ड्रम में डेवलप करने के लिए हम उसमें एक पहले 200 लीटर का पानी का ड्रम लेते हैं, उसमें करीब 180 लीटर पानी डालते हैं। शुद्ध पानी हो, किसी तरह का पौंड का पानी काम में नहीं लेते हैं, शुद्ध पानी उसको काम में लेते हैं। और उसमें 2 किलो गुड़ एक अलग से एक उसमें ओटा कर और उसको ठंडा करके छान कर फिर उसमें 2 किलो गुड़ को उसमें ड्रम में डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो कल्चर होता है, बाजार से लाया हुआ कल्चर या यूनिवर्सिटी से लाया हुआ कल्चर या एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय वगैरह से लाते हैं, तो उनको लाके उसमें ड्रम में छोड़ देते हैं। उसके साथ ही उसमें करीब आधा किलो हम बेसन मिलाते हैं, किसी भी तरह का दाल का बेसन हो। तो बेसन मिलाने के बाद में उसको हम डंडे से हिलाते रहते हैं। तो करीब 6 से 7 दिन तक इसको सुबह शाम दोनों टाइम उसको डंडे से हिलाते रहते हैं, और धीरे धीरे वो झाग देना शुरू कर देता है। झाग देने के बाद में जब झाग शांत हो जाते हैं करीब 6 से 7 दिन के बाद में, तो उसको हम ड्रिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए उसको छान कर कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बनाने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम उसको काम में ले लेते हैं। ट्राइकोडर्मा का खेतों एवं फसलों में इस्तेमाल करके कई रोगों जैसे जड़ गलन, तना गलन, बीज सड़न, आद्र गलन, उकठा इत्यादि की रोकथाम बहुत कम पैसे में आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में जड़ गलन रोग आ रहा है तो आप इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करें, तो इससे आपकी फसल रोग से बच जाएगी और पैदावार अधिक मिलेगी। एक दूसरा तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट या सले गड़े सड़े उसमें गोबर में उसको डेवलप करने का। तो उसके लिए हम एक क्विंटल पहले सड़ी गली गोबर का खाद लेते हैं, या फिर उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट लेते हैं 1 क्विंटल, और उसमें 2 किलो हम ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर होता है लाया हुआ वो उसमें डालते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें अच्छी तरह से नमी करते हैं। करीब 50 से 60% नमी करने के बाद में उसको छाया में रखते हैं। छाया में रखकर उसको अच्छी तरह से टाट से हम ढक देते हैं, और उसमें नमी बनाए रखते हैं हमेशा करीब 10 दिन तक। और 10 दिन करीब 8 से 10 दिन बाद में उसमें दोबारा से फिर पलटी निकालते हैं एक बार, फिर उसमें नमी करते हैं, और फिर 8 से 10 दिन तक उसको फिर रख देते हैं। तो करीब 20 दिन के बाद में अच्छी तरह से कल्चर उसमें डेवलप हो जाता है, और उसको हम बेड बनाते वक्त उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी तरह का अगर फंगस होता है हमारी ज़मीन में, तो वो उसमें कंट्रोल हो जाता है ट्राइकोडर्मा से। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के बाबूलाल ने। आपने उर्वरकों की जांच पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसानों के द्वारा जो उर्वरक रासायनिक उर्वरक अपनाया जाता है उसके शुद्धता एवं गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है यदाकदा। तो इनके शिकायत दूर करने के लिए राज्य में कृषि विभाग है की जांच कराती है।
तो इसके लिए जो प्रमुख उर्वरक हैं मुख्यतः जो उपयोग करते हैं किसान, वो यूरिया, डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट, ये मुख्य उर्वरक है जिसका जांच किसान भाई खुद भी करके और आप उसके शुद्धता की जांच करके और आप उस ऐसे उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से खेती में लाभ मिलता है और जो आर्थिक ह्रास है वो कम होता है। यूरिया उर्वरक सभी किसान उपयोग करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वह 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। इसका जो रंग है वह सफ़ेद होता है और दाना गोल होता है और बिल्कुल वाइट कलर वाइट होता है। इसके अलावा एक और इसका लोकल स्तर पर स्थानीय आप पहचान कर सकते हैं, वह है कि जैसे तवा गर्म कर लेते हैं और गर्म तवा जब करते हैं हम तो उस पर यूरिया हम डालते हैं, तो जब देखते हैं कि यह यूरिया पिघल जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है, तो हम समझेंगे, जब कोई अवशेष नहीं बचेगा तो हम समझेंगे कि यूरिया असली है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का अवशेष रह जाता है तो हम समझते हैं कि यूरिया नकली है। डीएपी हमारे पास जो अभी मुख्यतः लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट इसको कहते हैं और इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। हर एक खेती में डीएपी का उपयोग किया जाता है और यह इसका पहचान है कि सफ़ेद और मटमैला कलर का होता है, भूरा काला देखने में होता है और इसका जो दाना होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित होता है। अब है कि इसका शुद्धता का जांच हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है कि जैसे आप डीएपी का जो दाना है उसको अगर हम तवा पर गर्म करते हैं तो साबुदाना जिस प्रकार से फुदफुदाता है वैसे उसमें एक मतलब आवाज़ निकलता है और फूल जाता है वो काफ़ी, तो हम समझेंगे असली है। और इसका एक बहुत सिंपल पहचान है कि चूना जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे उसको बूझा चूना कहता है लोग, तो खाने वाला चूना इसको कहा जाए, और डीएपी को अगर एक साथ मिलाकर हम जब रगड़ते हैं तो उसमें एक तीखा गंध उत्पन्न होता है, वह अमोनिया गैस के जैसा गंध होता है और अगर उस प्रकार का गंध निकलता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा डीएपी है वो असली है। और जो एक और उर्वरक हम लोग मतलब ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वह है म्यूरेट ऑफ पोटाश, और जो ईंट का जो रंग होता है चूर्ण होता, ईंट का जो चूर्ण हम देखते हैं उस प्रकार का होता है और इसमें बीच बीच में सफ़ेद व्हाइटिश कलर का कुछ ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। एक आम तौर पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, है ना, वह जिंक जो है सो जिंक सल्फेट के रूप में होता है। इसका जो हम शुद्धता का जो पहचान करते हैं वह है कि 2 गिलास लेते हैं और 1 चम्मच डीएपी और एक दूसरे गिलास में 1 चम्मच जिंक सल्फेट मिलाते हैं। दोनों में 50-50 ml डिस्टिल वाटर का घोल लें और पूर्ण रूप से जब अगर घुल जाए तो सफ़ेद दही जैसा थक्का बनता है। तो यह जो इसकी शुद्धता की पहचान होती है। अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।